हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। आज के विशिष्ट 5 प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ। यह वो प्रश्न है जिन्हें परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है और आपको उन खंडों के बारे में जिनसे प्रश्न आते हैं पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। पूरी तरह से इसलिए कि प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है प्रश्न बहुत आसान हो सकता है प्रश्न मध्यम कठिन हो, या ये भी हो सकता है कि प्रश्न बहुत कठिन। इन सब चीजों की चिंता को दूर करने के लिए आपसे आग्रह यही है कि आप अभ्यास नियमित करते रहें और इस सीरीज का मूल उद्देश्य भी यही है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों की सीरीज है। 5 प्रश्न में रखता हूं। प्रश्न पहला, दो बिंदुओं x एवं y के मध्य की दूरी 100 किलोमीटर है। राम x से एवं श्याम y से क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स वाई रेखा पर यानी कि जो सीधी लाइन थी उस पर किसी बिंदु z पर मिलते हैं। यदि समय समान लगा हो तो एक्स जेड अनुपात जेड वाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, ये बिंदु है, इसको मिला दीजिए। ये टोटल जो है वो 100 किलोमीटर। देखिए कोई मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई बिंदु जेड है जहां पे ये मिलते हैं। आपको यही एक्स जेड अनुपात जेड वाई ज्ञात करना है। दूरी दिया हुआ, चाल दिया हुआ है, समय समान है, तो हम इसको कैसे बहुत आसानी से हल करें। देखिए जब समय समान, इसको कैसे बनाएं? देखिए लिखेंगे, जब खुद समझिए, जब समय समान है तब दूरी उनके चालों के अनुपात में होगा। अनुपात में होगा, ये कंसेप्ट है या यही इसका मूल है। जब दूरी समय समान, पहले लिखा है समय समान है, तो जब दूरी समय समान है तो एक निश्चित दूरी को चलने में जो उनका अनुपात होगा उनकी चालों के अनुपात में होगा। तो चालों का अनुपात क्या है? एक्स से जेड जो चल रहा है, एक्स से जेड चल रहा है राम, और राम चल रहा है 60 km/h में, तो लिखेंगे एक्स जेड बटा जेड बाई बराबर। अच्छा, एक्स से जेड राम चल रहा है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और ये 50 चल रहा है, तो लिख देंगे 60 बटा 50, कट गया 6:5, ये बन गया। जहां पर भी 6:5 है आप उसको टिक लगा दीजिए। हमने इसको लगा दिया, आप इसको अपना कंसेप्ट में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि इसको लंबा करके भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप यहां से यहां लगाया समय, यहां से यहां लगाया समय को निकाल सकते हैं, कोई दूरी दिक्कत नहीं, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। हमने इसका बेस चीज लिख दिया कि जब समान समय तो दूरी जो है उनके चालों के अनुपात में, जिस चाल से चला वही उनका चली गई दूरी होगा, वही अनुपात लिखना है, वही हमने लिख दिया। तो इस तरह से आप चीजों को बेहतर ढंग से देख समझ सकते हैं। हाँ, जैसे मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि खुद से मतलब आप खुद से जो अभ्यास करेंगे वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। उन नियमों कायदा कानूनों को जरूर ध्यान रखें। मैथ का एक नियम है, मैथ का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि वो अभ्यास खोजता है। हालांकि धरती पर सब चीज अभ्यास से खोजता है, खास करके मस्तिष्क के लिए जो भी चीज चाहिए वो अभ्यास से ही प्राप्त होता है, बिना अभ्यास का कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है बहुत आसान है, कंसेप्ट बेस्ड है और बहुत आसान है। यदि a का b% x है, देखिए कितना आसान है, मैं लिख देता हूं इसमें। एक चीज ध्यान रखेंगे कि परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं वो आपको 5 प्रश्न जो होते हैं वो ठीक होते हैं, 2-4 प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ लिए हुए होते हैं। गड़बड़ मतलब वो आपके कंसेप्ट बेस पे होते हैं,
और आपको ही ध्यान रखना है कि उस चीज को कैसे बहुत जल्दी से हम इरेक्टिफाई कर लें। अंग्रेजी में उसको इरेक्टिफाई बोलते हैं, कैसे जल्दी से कर लें। चलिए देखिए, यदि इफ, अंग्रेजी में इफ लिखेगा, यदि ए का बी प्रतिशत x है, तब बी का ए प्रतिशत बराबर व्हाट? ये प्रश्न है, एसएससी में पूछा है, आपको बताना है। ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी x, डी नन। मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे हम बना, तो क्या अब इसके लिए कोई विशेष नियम कायदा कानून की जरूरत है? नहीं, जो लिखा है हम लिख देते हैं। देखिए, ए का मतलब क्या होता है? गुना। ए गुने बी बटा 100 बराबर x, यानी कि ए बी बटा 100 बराबर कितना? x। हो गया। अब निकालना है b गुने a बटा 100 बराबर व्हाट? ये भी हो जाएगा ए बी बटा 100 बराबर कितना? व्हाट। लेकिन यहाँ तो ए बी बराबर x आया है, तो हम यहाँ भी x लिख देंगे। आपका आंसर आ गया। कितना जल्दी आ गया? कहीं कुछ इसमें कुछ करना है? नहीं। देखिए, ए बी बटा बराबर x, यहाँ b गुने a, यानी कि ये भी पलट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका x आ गया, बन गया हिसाब, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और हाँ, ये चूंकि एक्स वाई पर था, आपसे परीक्षाओं में प्रश्न अलग तरह से भी पूछ सकता है, संख्याओं पर आधारित पूछ सकता है, या जैसे अभी हमने पूछा ए बी एक्स वाई जेड लिख सकता है। ये आपको वहां पे डिसाइड कर लेना है कि हम कैसे इसको इजीली बनाएं। ये तभी होगा जब आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से अभ्यास करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न थोड़ा कठिन है। यदि दो त्रिभुज, लेकिन इसको बहुत आसानी से बनाएंगे। यदि दो त्रिभुज, मैं त्रिभुज इस तरह से लिख देता हूं, दो त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर समरूप है। समरूप है मतलब सिमिलर है। समरूप है मतलब सिमिलर है। समरूप है तथा समरूप है एवं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी एवं त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये प्रश्न है 7:5, बी 5:7, सी 49:25, डी 25:49। ये आपके ऑप्शन है। अब इसको कैसे बनेगा? प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। कहता है कि यदि दो त्रिभुज ए बी एवं पी क्यू आर समरूप हैं एवं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी एवं त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, ये कितना दिया है? 5, ये है 7, ये दोनों समरूप हैं। तो क्या कैसे निकालें? देखिए, एक नियम क्या कहता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मैं उस नियम को लिख देता हूं। नियम कहता है कि समरूप त्रिभुज के
क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये सूत्र है। इस नियम को आप ध्यान रखिए। मैं इसे यहां घेर देता हूं, ठीक है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा कितना है? 5 और एक कितना है? 7। 5 है और 7, दोनों का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। 25:49। जहां पर भी आपका ऑप्शन है लगा दीजिए, ऑप्शन डी बन गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो प्रश्न लिखा था, हम कोई नियम कायदा कानून था, हम तो इतना पता, मैंने आपको बताने के लिए भी इतना लिखे। परीक्षा में बैठते 25:49 मारते। ध्यान रखिए, ये 10th में जब आप पढ़े होंगे या जो 10th के बच्चे हैं वो जानते हैं, ये प्रूफ करना पड़ता है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। आप 10th में पढ़े होंगे, जो थ्योरम होता है उसको सिद्ध करना होता है, तो वहां पे है, आप इसी को ध्यान रखिए। है ना, था ना आसान? अब सारे प्रश्नों को हमने इसी तरह से रखा था। ध्यान दीजिए कि मूल उद्देश्य ही इस पूरे सीरीज का यही है कि आप तथ्यों से पूरी तरह से अवगत हो जाए। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं, क्या है। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन मतलब गुणा भाग करना। यहां पे मैं बता दूं कि जो भी चीजें सीखते उसको संक्षेप करना, उसको अपने अनुरूप ढालना और उसको अपनी तरह से प्रयोग करने के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। ये जिम्मेवारी आपको खुद उठानी चाहिए। हम जैसे लोगों से आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ये बहुत ही कोई कहीं से अमृत लाएंगे, मस्तिष्क में डाल देंगे और हम सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सफलता एक मैराथन दौड़ होती है, जहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है और रेगुलर दौड़ना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5। किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है, ठीक है। बहुत सुंदर। बाद में यह ज्ञात हुआ, बाद में यह ज्ञात हुआ कि 75 को गलती से 57 लिख दिया गया। 75 को गलती से 57 लिखा गया। सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? ए 58.5, बी 59.1, सी 58.1, डी नन। इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है, बाद में ज्ञात हुआ कि 75 को गलती से 57 लिख दिया गया। सही औसत क्या है? देखिए सबसे पहले 30 छात्रों का औसत अंक जो था वो 58.5 था, तो 30 छात्रों का कुल कितना हो जाएगा? 30 गुने 58.5 गुना करेंगे तो कितना होगा? आप गुना कीजिए। हम तब तक इधर ब्लू वाला कहां गया ले लेता हूं। तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1755।
यही आपका है। तो 23 छात्रों का कुल था। अब ध्यान दीजिए कि 75 को गलती से 57 लिख दिया गया था, यानी कि डिफरेंस 18 का है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 18 को इसमें से इसमें जोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सीधे लिख देते हैं। नहीं, नियम क्या कहता है कि आपको ऐसे करना है 1755 प्लस 1755 प्लस जो गलती किया था, जो सही था वो लिख दीजिए, और जो गलती किया था वो लिख दीजिए। ये नियम, ये कायदा कानून है। ऐसे मैंने आपको क्या बोला कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेथड है, इसको ध्यान रखिए, सीखते समय इसको ध्यान रखिए। अब आप इसको कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 1773। 30 छात्रों का कुल है 1773, तो लिखेंगे सही औसत, सही औसत बराबर 1773, 1773 अब बटा कितना 30, भागा दे दीजिए, जो आपका आएगा वो आंसर आएगा, जो भागा दीजिएगा वो आएगा 59.1। यही आपका आंसर है। कहाँ पे है, वहां पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नियम यही है, आप इसी को कितना शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे 30 छात्रों का औसत था इतना, कुल हो जाएगा जितना, डिफरेंस कितना है 18, 18 इसमें जोड़ देंगे। ये नियम है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी जोड़ना कभी घटाना, उसको छोड़ दीजिए, जो है सो उसको ले लीजिए। देखिए एक क्या कह रहा है, एक्चुअल में कह रहा है कि जो लिखना था जो लिख दिया। अब यही उल्टा रहता तब क्या करते, 57 के जगह 75 लिखना रहता तो क्या करते, उल्टा कर देते, तो माइनस होता तो यहां से माइनस हो जाता, चूंकि यहाँ प्लस रह गया तो प्लस रह गया। इसलिए हमने दोनों, चूंकि कभी माइनस पूछता है कभी प्लस पूछता है, यानी कि कभी आपको 75 की जगह 57 लिखा रहेगा, कभी 57 की जगह 75 लिखा रहेगा, तो आप इतना बार बार कंफ्यूज क्यों होंगे। इस मेथड को अपना लीजिए और सही कर लीजिए, बार बार आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चौथा प्रश्न है जी, हाँ ऊपर में हम हेडिंग में ही रख दिए थे, ये चौथा था, बाबू इसको ध्यान रखिए, जो भी हमने बताया चौथा प्रश्न था। चलिए अब है पांचवा, यानी कि 5 में 5। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पांचवा को भी देख लेते हैं, क्या कहता है कि दो संख्याओं के लसा एवं मसा का गुणनफल 24 है। बहुत सुंदर। दो, आजकल इसका बहुत ज्यादा पूछता है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 24 है। ठीक है, एकदम सही है। दोनों संख्याओं का अंतर x है, दोनों संख्याओं का अंतर x है, दोनों संख्या का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर 2 है, तब संख्याएं क्या है। आपके ऑप्शन है ए। अच्छा, इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अब बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं। ए 8 6, बी 8 10, सी 10 12, डी नन। अब ऑप्शन वाला तो चलेगा, लेकिन ऑप्शन वाला में नन दे देगा, तब क्या कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। खैर आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, हमको तो बनाने बोलेगा तब मेरी समझ से ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए जी। 8 6, 8 3 24, 6 4 24 और 8 6 48। देखते हैं क्या होता है, होना कैसे बनता है इसको। माना संख्या बराबर एक्स वाई। अच्छा, तो एक्स वाई संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एलसीएम मतलब मल्टी एचसीएफ होता है या नहीं होता, यानी कि एक्स वाई बराबर आ गया 24 और एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 2,
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का दी होल स्क्वायर और माइनस 4x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ठीक है, चूंकि माइनस प्लस वाला प्लस, तो x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 गुने एक्स वाई का मान दिया हुआ है यानी कि 24, x प्लस वाई का स्क्वायर सॉरी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 96, x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कि आपको x माइनस वाई का वैल्यू 2 है और x प्लस वाई का वैल्यू 10 आया। अब इसको हल कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, जब यहाँ 6 रखेंगे तो उल्टा पलटा कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 4, यानी कि 6 और 4 है। देखिए तो 6 4 कहीं पे है नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। रेफरेंस आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल बना दिया ताकि आप चीजों को लेकर के दिग्भ्रमित न हो। देखिए ध्यान दीजिए, सबका डिफरेंस 2 ही है, हालांकि ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि 24 में नहीं जा पाएगा, 8 6 आपको क्या कर सकते हैं, पसंद कर सकता था, लेकिन वो चीज ही क्या जिसके लिए आप सीखने के लिए मेहनत नहीं किए। तो ये था आज का हमारा 5 प्रश्न। आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि चीजों को आप अपने ही स्तर से मेरे द्वारा बेहतर ढंग से समझ सके। और हाँ, हमारे ब्लॉग को और हमारे जीएस का चैनल 2 मेगा क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।